भारत के उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव लोहरी खेत की एक कहानी है जिसे सुनकर आज भी स्थानीय लोग सहम जाते हैं। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि गांव वालों का दावा है कि यह पूरी तरह सच्ची घटना है। साल 1998 गांव के बाहर एक पुरानी ब्रिटिश कालीन हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि इसे एक अंग्रेज जमींदार ने बनवाया था, लेकिन उसके परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद ये हवेली वीरान हो गई। धीरे धीरे गांव वालों ने इस हवेली को अशुभ मानना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस हवेली में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन नई पीढ़ी के कुछ युवाओं को ये सब अंधविश्वास लगता था। उनमें से एक था अमित, जिसकी उम्र उस समय बस 22 साल थी। अमित गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, जिसने अभी अभी कॉलेज पूरा किया था। उसे पैरानॉर्मल चीजों में खासा इंटरेस्ट था। एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों संदीप, मोनिका और राहुल को कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये हवेली वाकई डरावनी है या बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं? शुरुआत में तो सबने मना किया, लेकिन आखिरकार जिज्ञासा ने जीत हासिल की और तय हुआ कि चारों रात के समय हवेली देखने जाएंगे। गांव वालों को जब पता चला तो सबने सख्त मना किया। एक बूढ़ी औरत ने तो यहाँ तक कह दिया, बेटा जिस हवेली में कदम रखने जा रहे हो वहां से जिंदा वापस लौटना मुश्किल है। लेकिन चारों दोस्तों ने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। वो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनकी मौत इंतजार कर रही है। करीब रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहरी खामोशी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी अदृश्य ताकत की परछाई चारों को घेर रही हो। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य गेट खोला, लोहे की चिरचिराहट पूरे जंगल में गूंज गई। अंदर का दृश्य भयानक था। टूटी खिड़कियां, जाले से ढकी दीवारें और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन। हवेली की दीवारों पर अब भी कुछ जगह अंग्रेजी में लिखे शब्द दिखाई देते थे। अमित ने कैमरा ऑन करके कहा, दोस्तों ये है हमारी काली हवेली और आज हम सच साबित करेंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगले ही पल अचानक हवेली के अंदर से दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ। सभी चौंक गए। राहुल घबराकर बोला, ये किसने बंद किया? यहां तो कोई भी नहीं है। चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी हवेली के अंधेरे गलियारे में से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती अपने आप जल उठी। अब दोस्तों की हंसी गायब हो चुकी थी। हवेली जैसे खुद उनकी सांसों पर काबू पा रही थी। हवेली के अंदर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अनजानी सरसराहट गूंज रही थी। हर तरफ से ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। संदीप ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लग रहा है ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमित ने उसे रोकते हुए कहा, यही तो प्रूव करने आए हैं ना। अगर अभी डरकर भाग गए तो फिर गांव वाले हमेशा कहते रहेंगे कि हम भी डरपोक हैं। मोनिका ने भी धीरे से हामी भर दी। ये सब टॉर्च लेकर हवेली के भीतर और गहराई में बढ़ने लगे। जैसे जैसे ये हवेली के पुराने कमरों से होकर गुजर रहे थे, टॉर्च की रोशनी में अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। कहीं टूटी हुई कुर्सियां, कहीं पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही थी। अचानक मोनिका की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक अंग्रेज औरत को दिखाया गया था, जिसके हाथ में मोमबत्ती थी और चेहरा अजीब तरह से धुंधला था। मोनिका बोली, ये औरत, इसकी आंखें देखो, लग रहा है जैसे हमें घूर रही हो। जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, अचानक कमरे का तापमान और भी गिर गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा, जैसे वे बर्फीली ठंड में खड़े हों। अमित ने कैमरे में सब रिकॉर्ड करते हुए कहा, ये तो इंटरेस्टिंग है, शायद यही वो आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। लेकिन तभी राहुल को लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। वो जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? बाकी सबने भी मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें फर्श पर एक लकड़ी का ट्रैप डोर दिखा, जो तहखाने की ओर जाता था। उस पर जाले लगे थे, मानो दशकों से वहां कोई गया ना हो। अमित ने तुरंत कहा, चलो नीचे चलते हैं, असली राज वहीं छिपा होगा। बाकी तीनों ने विरोध किया, लेकिन अमित के दबाव में आकर सब नीचे उतर गए।
तहखाने का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। दीवारों पर लाल रंग के धब्बे, जमीन पर जले हुए मोमबत्ती के टुकड़े और बीच में एक लोहे का ताबूत रखा हुआ था। मोनिका डरकर अमित का हाथ पकड़ ली। ये ताबूत यहाँ क्यों रखा है? कहीं ये... अमित धीरे धीरे ताबूत के पास गया और उसका ढक्कन छूते ही जोर की ठक्की आवाज आई। अचानक तहखाने की बत्तियां जो काफी सालों से बंद थी अपने आप जल उठी। सभी हक्के बक्के रह गए। उसी वक्त मोनिका को कानों में एक अजीब आवाज सुनाई दी। कोई महिला रो रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो आवाज इतनी पास थी मानो कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। संदीप ने घबराकर कहा, अब बहुत हुआ, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की ओर भागना चाहा, अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे चारों पूरी तरह से फंस चुके थे। अंधेरे में ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और अंदर से एक हड्डियों से ढकी लाश बाहर निकल आई। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, लेकिन चेहरे पर इतनी नफरत और गुस्सा था कि सबकी रूह कांप गई। वो साया मानो उन सब की ओर बढ़ रहा था। अमित कांपते हुए कैमरा पकड़कर बड़बड़ाया, ये तो वाकई में सच्चाई है। चारों दोस्त अब जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। हवेली ने उन्हें अपनी कैद में ले लिया था। तहखाने में हवा अचानक इतनी भारी हो गई थी कि चारों दोस्तों को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। वह हड्डियों से ढका साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल इतनी भारी थी कि हर कदम पर तहखाने की जमीन कांप रही थी। मोनिका चीख उठी, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये हमें भी मार डालेगा। राहुल दीवार से टकराते हुए चिल्लाया, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा मानो सीमेंट से चिपका हो। तभी अमित की नजर अचानक दीवार पर लिखी अंग्रेजी इबारत पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी डालकर पढ़ा, कर्स्ड बी द वन हु डिस्टर्ब्स द इटर्नल रेस्ट। मतलब जो भी इस अनंत विश्राम को तोड़ेगा वह सदा के लिए शापित हो जाएगा। यह पढ़ते ही सब समझ गए कि तहखाने का ताबूत किसी साधारण इंसान का नहीं था। वो किसी ऐसे की आखिरी जगह थी जिसे जबरदस्ती यहाँ बांधा गया था। साया अब तेजी से आगे की ओर बढ़ा और उसने अचानक संदीप को पकड़ लिया। उसके गले पर काली उंगलियां कस गई। संदीप चीखने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। राहुल और अमित दोनों उसे छुड़ाने लगे, लेकिन हाथ जैसे उस साई से टकराकर पीछे हट जाते थे। अचानक मोनिका को याद आया कि जब वो पेंटिंग के पास खड़ी थी उसने औरत की आंखों में एक अजीब चमक देखी थी। उसने कांपते हुए कहा, शायद ये औरत वही है और ये ताबूत उसी का है। ठीक उसी समय हवेली में झटके से एक आवाज गूंजी, जैसे कोई पुराना ग्रामोफोन अपने आप बज उठा हो। सन 1892, लेडी एलिजाबेथ। चारों दोस्तों ने डरते डरते देखा कि दीवार पर परछाइयां बनने लगी। उनमें एक अंग्रेज औरत दिखाई दी, वही औरत जो पेंटिंग में थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था, लंबा भारी शरीर वाला। आवाज जारी रही, एलिजाबेथ इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन समझ लिया क्योंकि वो अजीब सी साधनाएं करती थी और कई बार रात को खून के धब्बों में लिपटी दिखती थी। फिर छवियां बदली। अब दिख रहा था गांव वाले मशाले लेकर हवेली में घुस रहे हैं। वे एलिजाबेथ को पकड़ते हैं, बांधते हैं और उसे जिंदा तहखाने में कैद कर देते हैं। उसकी चीख गूंजती रही, मैं निर्दोष हूँ, ये सब झूठ है, मैं बदला लूंगी। इतना सुनते ही ताबूत से निकला साया और भी भयावह हो गया। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा, वही लेडी एलिजाबेथ। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजी, तुम सब ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तुम सब भी उसी सजा के हकदार हो। संदीप की चीखें धीमी पड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे निढाल हो रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाते हुए कैमरा उसकी ओर फेंका। जैसे ही कैमरा साई से टकराया, एक अजीब चिंगारी निकली और संदीप जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। मोनिका कांपते हुए बोली, अगर हम यहाँ और रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी राहुल को तहखाने के कोने में एक टूटी दीवार दिखाई दी। वहां एक छोटा सा सुराग था जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, इधर आओ, शायद यही बाहर का रास्ता हो। तीनों ने मिलकर दीवार को तोड़ने की कोशिश की। हर चोट पर हवेली जैसे दर्द से करा उठती। ऊपर की मंजिल से अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियां चरमराने लगी। लेकिन एलिजाबेथ का साया उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने एक बार फिर तेजी से झपट्टा मारा।
मोनिका चीखते हुए दीवार का एक बड़ा टुकड़ा गिरा पाई। अंदर एक सकरा सुरंग जैसा रास्ता दिखाई दिया। अमित ने बिना सोचे समझे कहा, चलो इसी में घुसते हैं, वरना सब मारे जाएंगे। राहुल ने बेहोश पड़े संदीप को खींचा और वे सब उस सुरंग में घुस गए। सुरंग में अंधेरा और घना हो चुका था। पीछे से एलिजाबेथ की चीखें गूंज रही थी, मानो वो कह रही हो, तुम भाग नहीं सकते, ये हवेली कभी किसी को छोड़ती नहीं। चारों अब एक अज्ञात रास्ते में फंस चुके थे, जहां हर कदम उन्हें और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। सुरंग में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ ही इंच तक जा पा रही थी। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो चुकी थी। राहुल अभी भी बेहोश पड़े संदीप को खींचे जा रहा था। मोनिका हाँफते हुए बोली, ये सुरंग कहाँ जाती है? अगर ये बंद हुई तो हम सब फंस जाएंगे। अमित ने कांपते स्वर में जवाब दिया, कोई तो रास्ता निकलेगा, वरना हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुरंग बेहद लंबी थी और चलते चलते ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे हवेली से और गहराई में जा रही हों। अचानक मोनिका की टॉर्च बंद हो गई। अब बस अमित की टॉर्च से ही थोड़ी रोशनी बची थी। कुछ देर बाद सुरंग एक बड़े कमरे में खुली। वहां की दीवारें पत्थर की थीं और बीच में एक लोहे का पिंजरा रखा था। पिंजरे में इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, लेकिन अजीब ये था कि वे हड्डियां हाल ही में जली हुई लग रही थीं, मानो किसी ने उन्हें अभी अभी जलाया हो। राहुल ने डरते हुए कहा, ये जगह ये तो किसी और भी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही है। अचानक दीवार पर लगे लोहे के तख्ते से खून टपकने लगा। धीरे धीरे उस खून से शब्द बनने लगे, नो वन लीव्स अलाइव, कोई भी जिंदा नहीं निकलता। मोनिका ने कांपते हुए अमित का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में अब पहली बार सच्चा डर साफ दिख रहा था। तभी संदीप कराहने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने टूटी आवाज में कहा, वो औरत, उसने कहा मैं उसका हूं, अब मैं उसका हूं। उसकी गर्दन पर वही काले निशान अब और गहरे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जंजीर से उसे जकड़ दिया हो। अमित घबराकर बोला, हमें इसे जल्दी बाहर ले जाना होगा, वरना ये बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, सुरंग में फिर वही महिला की चीख गूंज उठी, तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा, तुम सब अब मेरे हो। कमरे की दीवारों पर अचानक सैकड़ों परछाइयां बनने लगी। हर परछाई किसी इंसान की थी, जिनके चेहरे विकृत थे, आंखें गड्ढों में धसी हुई थी। वे सब हाथ फैलाकर दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। राहुल ने कांपते हुए चिल्लाया, ये सब कौन है? अमित ने थरथराती आवाज में कहा, ये वही होंगे जिनको हवेली ने पहले निगल लिया। परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगी। उनमें से एक परछाई ने मोनिका का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मोनिका की उंगलियां नीली पड़ने लगी। वो दर्द से चीख उठी, बचाओ, ये मुझे खींच रही है। अमित ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ छुड़ाया। तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक पुराना ताबीज दिखा। उसने तुरंत वो ताबीज मोनिका के गले में डाल दिया। अचानक परछाई पीछे हट गई, मानो उस ताबीज से उसे जलन हो रही हो। तभी दीवारों से एक और दृश्य उभरने लगा। इस बार दिखा, गांव वाले हवेली में आग लगा रहे हैं, लेकिन आग से बचने के लिए एलिजाबेथ तहखाने में भागती है और वहीं कैद हो जाती है। उसकी आत्मा गुस्से में चीखती है, जो भी इस हवेली में आएगा मैं उसे अपनी नींद का साथी बना लूंगी। यानी हवेली सिर्फ भूताह जगह नहीं थी, बल्कि ये एलिजाबेथ की कैद खाना थी। वो हर इंसान को अपना साथी बनाने की कोशिश करती ताकि उसका अकेलापन खत्म हो सके। अब सुरंग से निकलने का बस एक ही रास्ता बचा था। अमित ने सबको खींचते हुए कहा, चलो इस बार जो भी होगा हमें भागना ही होगा। वे सब सुरंग में दौड़ने लगे। पीछे से एलिजाबेथ की परछाई उनका पीछा कर रही थी। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक थी, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन हवेली की जमीन से कोई बाहर नहीं गया आज तक। सुरंग के अंत में उन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण पाकर वे सब पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन जैसे ही वे निकास तक पहुंचे, सामने एक और दरवाजा आ गया जिस पर खून से लिखा था, वन मस्ट स्टे बिहाइंड, यानी एक को पीछे रहना ही होगा। चारों अब उस दरवाजे के सामने खड़े थे। सवाल यह था कि कौन पीछे छूटेगा। सुरंग के अंत में खड़े चारों दोस्तों की सांसें थमी हुई थीं। सामने लोहे का भारी दरवाजा और उस पर खून से लिखे शब्द।
वन मस्ट स्टे बिहाइंड, एक को पीछे रहना होगा। यह वाक्य पढ़ते ही सबकी रगों में खून जम गया। इसका मतलब साफ था, दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई एक यहाँ बलिदान देगा। मोनिका रोने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ से निकलेंगे, सब साथ में। लेकिन जो संदीप था उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें आधी सफेद हो चुकी थी और उसके गले पर पड़े काले निशान और भी गहरे हो गए थे। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मुझे बुला रही है, मैं उसका हूँ। राहुल ने गुस्से से कहा, ये सब बेकार है, कोई पीछे नहीं रहेगा, हम मिलकर दरवाजा तोड़ देंगे। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। इसके उलट दीवारें कांप उठी और एलिजाबेथ की भयानक चीख गूंजी। कोई भी मेरी कैद से बिना कीमत चुकाए नहीं जाता। अमित ने सबको शांत करते हुए कहा, सुनो, हमें हकीकत का सामना करना होगा। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। इसका मतलब साफ है कि हवेली किसी की आत्मा चाहती है। मोनिका कांपते हुए बोली, नहीं नहीं अमित, तुम ऐसा मत कहना, हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अमित चुप रहा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। वो धीरे से बोला, शायद संदीप ही चुना गया है। उसकी हालत देखो, वो वैसे भी अब ज्यादा देर नहीं बचेगा। राहुल ने गुस्से से अमित की कॉलर पकड़ ली। क्या तुम अपने दोस्त को हवेली के हवाले कर दोगे? ये तुम्हें सही लगता है? माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक अंधेरे से फिर वही परछाइयां निकल आईं। इस बार भी और भी हिंसक थीं। उन्होंने सबको पकड़ लिया। एक परछाई ने राहुल का गला जकड़ लिया, दूसरी ने मोनिका के पैरों को पकड़ लिया। चारों की चीखें सुरंग में गूंज उठी और फिर एलिजाबेथ का साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और चेहरा विकृत। उसने ठंडी पर गूंजती आवाज में कहा, मैंने कहा था, कोई भी मेरी हवेली से बिना साथी दिए नहीं जाएगा। चुनो, कौन पीछे रहेगा? अब सब चुप थे। उनकी चीखें रुक चुकी थी। तभी संदीप ने खुद धीरे धीरे उठकर कहा, मुझे रहने दो, मैं अब वैसे भी उसका हो चुका हूँ। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें अजीब सी शांति थी। उसने कांपते हाथ से मोनिका की ओर देखा और बोला, तुम लोग भाग जाओ, वरना कोई भी नहीं बचेगा। मोनिका चीखते हुए उसके पास आई। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी संदीप की आंखों से आंसू बहे और उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, कभी कभी किसी एक को सबके लिए बलिदान देना पड़ता है। जैसे ही संदीप ने खुद को हवेली के हवाले कर दिया, एलिजाबेथ का साया उसके शरीर में समा गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा सुरंग हिल गया। संदीप की आंखें पल भर में पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका शरीर झटके खाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे किर की आवाज करते हुए खुल गया। अमित, मोनिका और राहुल ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। संदीप का शरीर अब स्थिर पड़ा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो सचमुच शांति पा गया हो। तीनों भागते हुए सुरंग से बाहर निकले और सीधा जंगल में आ गए। बाहर चांदनी थी, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा अब भी कायम था। हवेली की ओर से अब भी हल्की चीखें गूंज रही थीं, जैसे एलिजाबेथ कह रही हो, एक आ गया, अब और भी आएंगे। सुबह होते ही तीनों किसी तरह गांव लौटे। गांव वालों ने उनकी हालत देखकर समझ लिया कि हवेली ने एक और बलिदान ले लिया। वो बूढ़ी औरत जिसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी, बस इतना ही बोली, मैंने कहा था हवेली कभी खाली नहीं जाती। तीनों रो रो कर संदीप का नाम पुकारते रहे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब उनका दोस्त हवेली का हिस्सा बन चुका था। आज भी लोहरी खेत गांव के लोग उस हवेली के पास नहीं जाते। रात को वहां से गुजरने पर अक्सर लोगों ने एक नौजवान की चीखें सुनी है। कहा जाता है कि वो संदीप की आत्मा है, जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए हवेली में पीछे रह गया। और हवेली अब भी खड़ी है, उसकी टूटी खिड़कियों से झांकती परछाई मानो हर रागीर से पूछती है, क्या तुम अगले साथी बनोगे? तो ये थी हमारी उत्तराखंड की एक सच्ची कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।